हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो स्पायरोकीट्स पढ़ रहे थे, स्पायरोकीट्स के न्यू जेनेरा के बारे में। ठीक है, जिसका नाम है बोरेलिया। ठीक है, तो बोरेलिया एक कैसा है, दे आर ग्राम लार्ज मोटाइल ग्राम नेगेटिव स्पायरोकीट्स with wide irregular open coils measuring 10 to 30 micrometer into 0.3 to 0.7 माइक्रोमीटर। कहने का मतलब है जो बोरेलिया है, बोरेलिया ये भी किससे बिलोंग करता है। अगर इसके फाइलम की बात की जाए तो फाइलम स्पायरोकीटोटा ही रहता है। उसमें मैंने सबसे पहले बताया स्पायरोकीटेसी फैमिली के बारे में। स्पायरोकीटेसी में हमने ट्रिपोनिमा पैलिडम के बारे में पढ़े थे। अब दूसरी स्पीसीज जो कि इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्फेक्शन काज करती है, जिसका नाम है बोरेलिया। ठीक है, इसकी बोरेलिया क्या है, ये भी एक जेनेरा है। इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज होंगी। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग जो इम्पॉर्टेंट स्पीसीज होंगी उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जेनेरा बोरेलिया की बात करें तो बोरेलिया कैसा है, एक लार्ज मोटाइल और ग्राम नेगेटिव स्पायरोकीट्स होता है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव स्पायरोकीट्स का मतलब इसके अंदर क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, और ज़्यादा रेजिस्टेंट रहता है। ठीक है, द ट्रिपोनिमा और इसके अलावा जो ट्रिपोनिमा पैलिडम हो गया और जो लेप्टोस्पायरा हो गया। ठीक है, ये दोनों की अपेक्षा जो ये क्या रहेंगे, इनका जो साइज रहेगा वो थोड़ा लार्ज रहेगा। कारण क्या है, क्योंकि लार्ज इसको हम पहचान सकते हैं क्योंकि इनका साइज लार्ज इसलिए रहता है क्योंकि इनकी जो लेंथ रहेगी और जो विड्थ रहती है वो ज़्यादा रहती है। लेंथ अप्रॉक्स 10 to 30 माइक्रोमीटर रहती है और विड्थ कितनी रहती है, 0.3 से 0.7 माइक्रोमीटर रहती है। ठीक है, तो इनका साइज़ लार्ज रहेगा। जो दोनों जेनेरा हो गए, ट्रिपोनिमा और लेप्टोस्पायरा, दोनों की अपेक्षा इनका साइज़ लार्ज रहेगा। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, जैसे लार्ज साइज हो गया, वाइड क्वाइल्स टाइप का होता है। ठीक है, ओपन क्वाइल्स जिनको कहते हैं, और इसके अलावा इर्रेगुलर क्वाइल शेप के वहाँ पे अपीयरेंस होगा। ओपन क्वाइल्स के फार्म में वहाँ पे अपीयरेंस इनका रहता है। ठीक है, तो यही कारण रहता है, इनका साइज जो रहता है बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण इनको जो माइक्रोस्कोपिक होगी, माइक्रोस्कोप में इनको आसानी से हम क्या करेंगे, विजुलाइज कर सकते हैं। अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे तुम्हारा ट्रिपोनिमा हो गया, अदर जो भी स्पायरोकीट्स हैं उनकी अपेक्षा इनका जो साइज़ रहेगा वो लार्ज रहेगा। अब साइज़ लार्ज है तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप में इनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, दे आर एक्टिवली मोटाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सियल फिलामेंट या फिर एंडोफ्लाइला। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में रहते हैं। और ठीक है, जितने भी स्पायरोकीट्स रहेंगे, स्पायरोकीट्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे एक्सियल फिलामेंट या फिर एंडोफ्लाइला रहता है। ठीक है, तो जो ट्रिपोनिमा की तरह ये भी क्या रहेगा, एक्टिवली मोटाइल बैक्टीरिया रहेगा क्योंकि एंडोफ्लाइला प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एंडोफ्लाइला प्रेजेंट कहाँ रहता है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही होगा, तो आउटर मेम्ब्रेन और जो तुम्हारी साइड जो सेल वॉल रहती है, ठीक है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जिसको कहते हो, उसके बीच में क्या रहता है, प्रेजेंट रहते हैं फ्लैजेला। ठीक है, तो ट्रिपोनिमा की तरह ये भी क्या रहेगा, एक्टिवली मोटाइल होगा। ठीक है, और जो मूवमेंट के लिए इसके क्या होगा, एक्सियल फिलामेंट या फिर एंडोफ्लाइला रहता, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब इसमें मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट मैंने बताया था 3 टाइप्स का मूवमेंट होता है। कौन कौन से, एक फ्लैक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, दूसरा रोटेशनल मूवमेंट होता है, तीसरा ट्रांसलेटरी मूवमेंट होता है। तो 3 तरह का इसमें मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो मेरे लिए क्या रहेगा, अब से जो मोटेलिटी इसकी ज़्यादा रहती है, मोटेलिटी होने के कारण क्या होगा, ये जो टिश्यूज़ रहेंगे, टिश्यूज़ में आसानी से वहाँ पे स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेडिली स्टेन्ड बाय द ऑर्डिनरी लेबोरेटरी स्टेन्स, जैसे कि जिस्मा स्टेन्स हो गए, राइट और बेसिक एनिलीन डाइज हो गया। तो जो बोरेलिया है, बोरेलिया मेनली सबसे करेक्टरिस्टिक अच्छा ये है क्योंकि इसको क्या कर सकते हैं, जो ऑर्डिनरी मीडिया रहता है लेबोरेटरी में, इसको स्टेन किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे जेम्स स्टेन हो गया, जेस्मा स्टेन हो गया, राइट स्टेन हो गया, ठीक है, बेसिक एनिलीन डाइज हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं। कारण क्या रहता है, क्योंकि जो बोरेलिया होता है इसका साइज लार्ज होता है। ठीक है, इसीलिए अगर इसको हम नॉर्मल स्टेनिंग से करेंगे स्टेन, तब भी ये क्या होगा, वहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा जाके। नेक्स्ट है, बोरेलिया कैन बी ईजिली
distinguished from other spirochetes like Treponema and Leptospira by their large size, loose coils and easily stainable। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, जो बोरेलिया होगा, ये जितने भी अदर स्पायरोकीट्स होंगे, चाहे वो ट्रिपोनिमा पैलिडम हो, चाहे वो लेप्टोस्पायरा हो, उसके अपेक्षा इसको क्या होगा, हम आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि इनका जो साइज़ रहता है वो लार्ज होता है, ठीक है, और जो कॉइल्स लूज या फिर जो इरेगुलर होंगे और वहाँ पे ऑर्डिनरी स्टैंड जो रहता है उसमें इसको स्टैंड किया जा सकता है, ठीक है। जबकि जो अदर बैक्टीरिया बताए, लेप्टोस्पायरा हो गया या फिर ट्रिपोनिमा हो गया, ट्रिपोनिमा बहुत ज़्यादा थिन रहता है, ठीक है, और लेप्टोस्पायरा क्या होगा, वहाँ पे जो उसके एंड रहते हैं हुक्ड रहते हैं, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा, हम वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी नहीं रहती, जबकि बोरेलिया को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहाँ पे। दे काजेज रिलैप्सिंग फीवर एंड लाइमी डिजीज़। तो ये क्या काज करते हैं, लाइमी डिजीज हो गया और रिलैप्सिंग फीवर काज करते हैं। अब अलग अलग बैक्टीरिया होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। लाइमी डिजीज़ के लिए मैंने बताया कि बोरेलिया वर्गरीफेरी होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज़ काज करने के लिए। तो सबसे पहले रिलैप्सिंग फीवर में क्या होता है, मेनली जो फीवर रहेगा, फीवर के कुछ दिन बाद क्या होगा, वहाँ पे फीवर रिड्यूस हो जाएगा और फिर से फीवर वापस आ जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं। ऐसे लाइमी डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, टिक बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्किन के रैशेज हो गए या फीवर, जॉइंट पेन, ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होंगे, ठीक है। और हमारा जो नर्वस सिस्टम होगा वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा जाके, ठीक है, नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है सेवरल स्पीसीज ऑफ बोरेलिया एग्जिस्ट एज कॉमनसलीज ऑन द बक्कल, फिर ओरल कह सकते हैं, जेनाइटल म्यूकोसा ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल। तो बोरेलिया की कुछ स्पीसीज रहती हैं वो कॉमनसलीज की तरह बिहेव करती है। कॉमनसलीज का मैंने बताया, एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि वो किसी होस्ट के अंदर रहे लेकिन उसके डिजीज़ प्रोड्यूस ना करे, वहाँ पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन वहाँ से ले, सारी चीज़ें करे, ठीक है, लेकिन वो बैक्टीरिया क्या करे, वहाँ पे डिजीज़ ना काज करे, ठीक है। तो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसको क्या कहेंगे, कॉमनसलीज रहेंगे, ठीक। तो ये स्पीसीज़ क्या रहती हैं, जो हमारा बक्कल म्यूकोसा हो गया या फिर जो जेनाइटल म्यूकोसा हो गया, वहाँ पे ह्यूमन बीइंग के अंदर और एनिमल्स के अंदर वहाँ पे डिजीज काज करती हैं, ठीक है। वहाँ पे ये यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, डिजीज़ नहीं काज करती हैं, ठीक है। कुछ स्पीसीज रहेंगी जो कॉमनसलीज की तरह बिहेव करेंगी, वो डिजीज़ काज नहीं करती हैं, वो एज ए केवल वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी, अपना न्यूट्रिशन लेंगी, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगी, बट डिजीज़ काज नहीं करेंगी वहाँ पर। सम स्पीसीज आर पैथोजेनिक टू मैमल्स एंड बर्ड्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। कुछ स्पीसीज क्या रहती हैं, वो वहाँ पे अफेक्टेड होते हैं, कह सकते हैं, वहाँ पैथोजेनिक नेचर की होंगी, डिजीज़ काज करेंगी, ठीक है, और कुछ स्पीसीज वहाँ पे हार्मलेस होती हैं, ठीक है। तो अब कौन सी डिजीज़ काज करती हैं, तो इसमें कुछ स्पीसीज हैं जो कि ह्यूमन बीइंग में, बर्ड्स में और एनिमल्स में डिजीज़ काज करती हैं, ठीक है। इसीलिए उनको क्या कहते हैं, पैथोजेनिक बोरेलिया भी कह सकते हैं, ठीक है। इन ह्यूमन पैथोजेनिक स्पीसीज काजेज टिक बॉर्न एंड लॉस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर एज वेल एज टिक बॉर्न लाइमी डिजीज। तो जो ह्यूमन बीइंग होगा, ह्यूमन्स में पैथोजेनिक बोरेलिया मेनली 3 टाइप्स की डिजीज़ वहाँ पे प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले टिक बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर, मतलब ये भी एक इन्फेक्टेड बाइट के थ्रू ये क्या होगी, स्प्रेड होगी जाके, ठीक है। सेकेंड हो गया लॉस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर। लॉस रिलैप्सिंग फीवर में क्या होता है, वहाँ पे ये क्या करती हैं, वहाँ पे डिजीज़ काज करती हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। रिलैप्सिंग फीवर करेंगे, टिक बॉर्न हो गया, टिक बॉर्न डिजीज में जो टिक्स होती हैं वो बाइट करती हैं, उनके थ्रू स्प्रेड होता है। और लॉस बॉर्न में वहाँ पे लॉस रहते हैं, ठीक है, पेडिकुलस कार्पोलिस जिनको कहते हैं, ये क्या करेंगे, वहाँ पे ट्रांसमिट होते हैं और वहाँ पे डिजीज काज करते जाके, ठीक है। तो ये 3 स्पीसीज थी जो अलग अलग वहाँ पे डिजीज़ काज करती थी। लाइमी डिजीज़ वहाँ पे जो आइडोलेक्स टिक्स रहता है वो उसके बाइट होने से वहाँ पे काज होती है। अब इसकी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ की, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले द इंपॉर्टेंट स्पीसीज आर बोरेलिया रिकरेंटिस।
तो बोरेलिया रिकरेंटिस क्या करता है, जो ह्यूमन बींग होगा उसमें वहाँ पे लॉस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर काज करता है, उसका एक काजेटिव एजेंट होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो बॉडी लॉस वहाँ पे ह्यूमन्स के थ्रू वहाँ पे स्प्रेड होता है। ठीक है, और वहाँ पे बार बार क्या आता है, फीवर की कंडीशन डेवलप होती है। सेकेंड है बोरेलिया, हाँ बोरेलिया विंसेटी। तो ठीक है, तो समटाइम्स एसोसिएटेड विद फ्यूजो स्पायरोकिड्स वहाँ पे विंसेंट एंजाइना। ठीक है, तो बोरेलिया विंसेंटनी जो सेंटी रहता है ये कभी कभी क्या करेगा वहाँ पे फ्यूजो स्पायरोकिटोसिस से एसोसिएटेड होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विंसेंट्स एंजाइना कहते हैं, या फिर ट्रेंच माउथ भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेनफुल, अल्सरेटिव या फिर जिंजीवाइटिस जैसा रहता है। ठीक है, और इसके अलावा ब्लीडिंग गम्स या फिर फॉल्स इसमें सब में वहाँ पे काज करती हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्पीसीज होती हैं। सेकेंड बोरेलिया बरगदो फेरी वहाँ पे लाइमी डिजीज़ काज करती है, काजेटिव एजेंट ऑफ लाइमी डिजीज़। तो ये क्या करेगी, वहाँ पे लाइमी डिजीज़ काज करेगी। अब लाइमी डिजीज़ मेनली क्या होता है उसमें, वहाँ पे इसके लिए एक्सोडेस टिक बाइट्स के थ्रू फैलता है, तो इसमें बहुत सारे वहाँ पे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ठीक है, अलग अलग सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होंगे जैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद वहाँ पे, तो ये सारे बहुत सारे इसमें क्या होगा, वहाँ पे जो हेडेक जैसे हो गया, जॉइंट पेन, ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होते हैं अगर वहाँ पे टाइमली ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की। कल्चर में क्या होगा, बोरेलिया आर माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिज्म मीन्स दे आर ग्रो बेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो मेनली जो अगर कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो मेनली ये रहता है, बैक्टीरिया रहेगा, बोरेलिया रहेगा, ये क्या करेगा, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में, क्योंकि माइक्रो एरोफिलिक है मतलब बैक्टीरिया लो कंसंट्रेशन होगा जहाँ पे ऑक्सीजन का, उसमें ये क्या करेगा, अच्छी ग्रोथ करेगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे माइक्रो एरोफिलिक ऑक्सीजन का ग्रो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही करेगा, लेकिन वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ना अगर बात देखा जाए तो नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होता है, 21% हो रहता है। ठीक है, लेकिन जो बोरेलिया होगा, बोरेलिया को इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसको अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10% ऑक्सीजन दे सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस रहती है जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, वहाँ पे इसको पहचानेंगे। ठीक है, तो बोरेलिया माइक्रोस्कोपिक मीनिंग बेस्ट सीन इन द प्रेजेंस ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन। लो कंसंट्रेशन जहाँ पे होगा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 5 to 10% मैक्सिमम रख लो, इतनी कंसंट्रेशन में क्या करेगा, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पे अच्छी होगी। ठीक है, और ज़्यादा ग्रोथ होगी तो फिर वहाँ पे प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई हो। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज 28 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए होता है तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रहता है, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर क्या होगा, जो बैक्टीरिया होगा रैपिडली ग्रो करेगा। ठीक है, तो बोरेलिया के अगर टेम्परेचर देखा जाए कितना होगा, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस इतना दे सकते हैं। अगर वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करें तो वो वहाँ पे सबसे अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे उसके अनुसार है। ठीक है, इसके अलावा सेल डिवीज़न भी वहाँ पे फास्ट होगा, और जो कल्चर की तरह डेवलप की जा रही है उसका भी वहाँ पे स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर वहाँ पे अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ यहाँ पे इनहिबिट होगी जाके, वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, अगर 28 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको मिलता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि ये उसके लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। कल्टीवेशन इज़ डिफ़िकल्ट बट सक्सेसफुली ग्रोथ कैन बी अचीव्ड इन कॉम्प्लेक्स मीडिया कंटेनिंग सीरस फ्लूइड। तो जो बोरेलिया होगा, अगर बोरेलिया की कल्टीवेशन वहाँ पे करें, कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको लेबोरेटरी में ग्रो कराएंगे तो इसको हम अच्छे से ग्रो नहीं करा सकते। कारण क्या है, वहाँ पे जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उसको जो जनरल न्यूट्रिएंट अगर रहेगा या फिर जो ब्लड अगर रहेगा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल अगर न्यूट्रिएंट अगर ले रहे हैं या ब्लड अगर ले रहे हैं तो उसमें हम इसको ग्रो नहीं करा पाएंगे। इसीलिए इसके लिए क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स इनरिच्ड मीडिया की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो इस मीडिया में क्या होना चाहिए, वहाँ पे जैसे सिरस फ्लूइड हो गया, एसाइटिक फ्लूइड जिसको कहते हैं वो उसको मिलाया जाता है। ठीक है, बाकी ये प्रोटीन्स हो गई, प्रोटीन्स में प्रोटीन्स के अलावा अमीनो एसिड हो गए, ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, विटामिन्स हो गए, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमको पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं तो क्या होगा, वहाँ पे जो बोरेलिया की ग्रोथ होगी वो अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है, दे कैन बी ग्रो ऑन नगुशी मीडियम विच कंसिस्ट ऑफ एसाइटिक फ्लूइड एंड एसाइटिक फ्लूइड विद रैबिड किडनी टिश्यूज। तो जो नगुशी मीडियम रहेगा, इसमें बोरेलिया की जो कल्टीवेशन होता है उसके लिए कह सकते हैं यूज किया जाता है। ये भी एक स्पेशल टाइप का इनरिच्ड मीडिया होता है। इसमें मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट्स हो गया एसिटिक फ्लूइड। एसिटिक फ्लूइड क्या होता है, एसिटिक फ्लूइड में जो प्रोटीन रिच फ्लूइड होगा ये, ठीक है, और वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा ये बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सेकेंड कौन सा रहता है, तो रैबिड किडनी टिश्यूज़। तो मैंने बताया था ये क्या होगा, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे। ठीक है, इसलिए वहाँ पे लिविंग होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, वहाँ पे रैबिड किडनी टिश्यूज़ को लिया जाता है जो कि बैक्टीरिया की एक्स्ट्रा ग्रोथ फैक्टर्स को और लिविंग टिश्यूज़ के इन्वायरमेंट को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी। जब इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी तब वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जो लेबोरेटरी होगी, लेबोरेटरी में इसको क्या करेंगे, आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एज वेल एज ऑन द कोरियो इलेक्ट्रॉनिक मेम्ब्रेन ऑन चिक एम्ब्रियो। तो जो बोरेलिया होगा, तो जो कोरियो इलेक्ट्रॉनिक मेम्ब्रेन रहती है उस पर भी ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, तो कैम डेवलपिंग चिक जो एम्ब्रियो रहेगा उसकी एक वेस्कुलर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, जिसमें रिच फ्लूइड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई के अलावा कह सकते हैं जो लिविंग सेल्स रहती हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कैम रहता है जिसको मैंने बताया, कैम का यूज़ भी किसके लिए किया जाता है, तो ये माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च या फिर आइसोलेशन में इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आइसोलेशन में या उसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बोरेलिया कैन आल्सो बी मेंटेन द वीवो बाई इंट्रापेरिटोनियल इनोकुलम इन द वाइन्स एंड रैट्स। तो जो बोरेलिया होगा, बोरेलिया क्या रहेगा, कैन आल्सो बी मेंटेन द इन वीवो बाई इंट्रापेरिटोनियल इनोकुलम इन माइस। तो इसमें क्या होगा, जो बोरेलिया रहेगा, बोरेलिया को क्या करेंगे, वहाँ पे कह सकते हैं लंबे समय तक इन वीवो को मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, इन वीवो का मतलब होता है जो लिविंग सेल एनिमल सेल्स होता है उसके अंदर वहाँ पे कह सकते हैं इन वीवो को मेंटेन किया गया। ठीक है, तो जब इन वीवो को मेंटेन करेंगे तो लिविंग एनिमल्स के अंदर, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो माइस है, रेट्स हैं, ये चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो इंट्रापेरिटोनियल इनोकुलम होगा उसका मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया को क्या करें, जो पेरिटोनियल कैविटी हो गया, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ले जाया जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेगा और वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए लिविंग फार्म में प्रेजेंट रह सकता है। फॉर प्राइमरी आइसोलेशन द बेस्ट मेथड इज इंट्रापेरिटोनियल इनोकुलम इन लेबोरेटरी एनिमल सच एज माइस एंड और रैट्स। तो मेनली क्या होता है, जो पेशेंट हैं, ठीक है, तो उनके सैंपल से जो पहली बार क्या करेंगे, बोरेलिया को आइसोलेट करेंगे, तो क्या होगा, सबसे इफेक्टिव मेथड माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो पेशेंट होगा, पेशेंट का करते कैसे, पेशेंट का सबसे पहले कैंसर सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर उसे लेबोरेटरी में माउस या रैट के पेरिटोनियल कैविटी में उसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसके बाद क्या होगी, यहाँ पे कह सकते हैं जो लेबोरेटरी माउस होगा या रैट होगा उसकी पेरिटोनियल कैविटी में जब इंजेक्ट करेंगे तो जो बोरेलिया होगा एनिमल्स की बॉडी में वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने लगता है तो वहाँ पे टिश्यू कह सकते हैं ग्रो करने लगते हैं वहाँ पे।
ठीक है। तो जब ग्रो करने लगेगा तो वहाँ पे बाद में उसको बैक्टीरिया को क्या करेंगे, वहाँ से आइसोलेट कर लेंगे। तो ये प्राइमरी आइसोलेशन हुआ, ठीक है। तो ये जो चीज़ रहेगा प्राइमरी आइसोलेशन का। हाउ एवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट इंश्योर दैट द एनिमल्स यूज टू फ्री फ्रॉम द एनी प्री एग्जिस्टिंग बोरेलियोसिस इन्फेक्शन टू अवॉइड फॉल्स स्टार्ट, ठीक है, फॉल्स रिजल्ट। सॉरी, तो ठीक, जो एक्सपेरिमेंट अगर हम शुरू करेंगे तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले क्या करेंगे, ये चीज़ कंफर्म करेंगे कि जो लेबोरेटरी एनिमल से पहले से ही बोरेलिया वर्गीफेरिया ले जा रहे हैं या फिर वहाँ पे जब आइसोलेट करेंगे इसको, ठीक है। हाउ एवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द एनिमल्स यूज्ड फॉर फ्री फ्रॉम एनी प्री एग्जिस्टिंग बोरेलियोसिस इन्फेक्शन टू अवॉइड फॉल्स रिजल्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो एक्सपेरिमेंट्स की करेंगे तो इनिशियल स्टेज में क्या होगा, करने से पहले वहाँ पे ये चीज़ कंफर्म करेंगे कि वहाँ पे जो लेबोरेटरी एनिमल्स हैं पहले से यूज किए हुए तो नहीं हैं, ठीक है। अगर यूज किए होंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे इसलिए कहते हैं यूज़ ना किए हों। दूसरा क्या रहता है, वहाँ पे जब यूज़ नहीं किए होंगे तो वहाँ पे इन्फेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर एनिमल पहले से इन्फेक्टेड होगा तो क्या होगा, वहाँ पे न्यू आइसोलेट और जो ओल्ड इन्फेक्शन हो गए उसमें डिफ्रेंशिएशन करना कठिन हो जाएगा। इसके अलावा फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके इसलिए करते हैं, या फिर रिसर्च और जो डायग्नोसिस को कह सकते हैं वो दोनों चीज़ें वहाँ पे गलत होती हैं। तो हमेशा हेल्दी जो बोरेलिया फ्री लेबोरेटरी एनिमल्स का ही यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक, तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी क्या होती है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की बॉडी, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को वहाँ एक ऐसा करेक्टर कर सकते हैं, करेक्टरिस्टिक रहता है जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे जो बैक्टीरिया की बॉडी है उसका जो इम्यून सिस्टम है उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसके अगेंस्ट वहाँ पे एंटीबॉडी का फार्मेशन करने लगता है, ठीक है। तो जब एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रहेगी तो एंटीजेनिक वहाँ पे वेरिएशन रहेगा, जो कि वहाँ पे जो स्पाइरोकीट्स होते हैं उनसे कह सकते हैं स्पाइरोकीट्स को सबसे अलग बनाते हैं, क्या काम करते हैं, क्योंकि इंटरसेलुलर पैरासाइट रहते हैं। इस कारण से एंटीजेनिक वेरिएशन में होगा क्या वहाँ पे, तो एंटीजेनिक वेरिएशन का मतलब होता है कि वहाँ पे जो बोरेलिया है, बोरेलिया को अपनी जो सरफेस एंटीजेंस होती है उसको वहाँ पे बाहर निकाल देना, ठीक है, बदल देना। और वहाँ पे जो बोरेलिया होगा ये यूनिक वहाँ पे प्रॉपर्टी पाई जाती है इसके बोरेलिया की कह सकते हैं, जिसमें वहाँ पे जो डिस्टिंक्ट फीचर रहता है, इसको जितने भी वहाँ पे स्पाइरोकीट्स रहेंगे उसमें ये एक अलग फीचर रहता है। तो जो अलग प्रॉपर्टी उसकी है, इसी प्रॉपर्टी के कारण जो बोरेलिया होगा बार बार वहाँ पे अपने इम्यून सिस्टम से, बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होगा उससे वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दीज रीअरेंजमेंट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सरफेस एंटीजेंस ऑन द बैक्टीरियल सेल। तो जो बोरेलिया होगा उसके डीएनए में क्या रहेगा, वहाँ पे रीअरेंजमेंट कह सकते हैं, जीन रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, जिसके बैक्टीरिया की सरफेस जो रहेगी उस पर एक नए एंटीजन का फॉर्मेशन हो जाता है रीअरेंजमेंट के कारण, ठीक है। पहले जो एंटीजन वहाँ पर सरफेस पे थे उनकी जगह क्या होगा, वहाँ पे एक न्यू एंटीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यू एंटीजन आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया एक्सटर्नली वहाँ पे इम्यून सिस्टम के लिए वहाँ पे चेंज हो जाता है। These genetic changes leads to the production of new surface antigens allowing the bacteria to evade the host immune response। तो जब जेनेटिक चेंजेज होंगे तो क्या होता है, जो बोरेलिया या जो सरफेस एंटीजेंस होते हैं, जो बोरेलिया होगा वो क्या करेगा, न्यू एंटीजन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और होस्ट का जो इम्यून सिस्टम होगा पहले से ही वहाँ पे एंटीजेनिक कह सकते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट वहाँ पे एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। लेकिन नया एंटीजन बनने के बाद क्या होगा, जो पुरानी एंटीबॉडीज़ होंगी
बैक्टीरिया को वहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगी, और जब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगी तो वहाँ पे जो बोरेलिया होगा वो इम्यून सिस्टम से बच जाएगा और वहाँ पे बैक्टीरिया फिर से मल्टीप्लाई करने लगेगा। इसी कारण से क्या होता है, वहाँ पे जो इन्फेक्शन होगा वो कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे बना रह सकता है। नेक्स्ट है व्हेन न्यू वेरिएंट मल्टीप्लाई इन द बॉडी ब्लड दे काजेज रीअपेयरेंस ऑफ फीवर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरोकीटेमिया कहते हैं। तो जब नया एंटीजन वाले वहाँ पे बोरेलिया बैक्टीरिया बना लेंगे, ठीक है, तो ब्लड स्ट्रीम में वहाँ पे तेज़ी से मल्टीप्लाई करेंगे और वो जो ब्लड में उसका नंबर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, स्पाइरोकीटेमिया कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्पाइरोकीटेमिया का मतलब क्या होता है। तो ब्लड में स्पाइरोकीट की प्रेजेंस को ही क्या कहते हैं, स्पाइरोकीटेमिया कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या करेंगे, जो पेशेंट होगा, पेशेंट को दोबारा वहाँ पे हाई फीवर आएगा, चिल्स की कंडीशन डेवलप होगी, वीकनेस होगी, हेडेक जैसी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होने लगती हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम, रीअपेयरेंस ऑफ फीवर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिस प्रोसेस लीड्स टू रिकरेंट रिलैप्सिंग फीवर, जिसको कहते हैं अटैक ऑफ फीवर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलैप्सिंग फीवर। तो बॉडी में पहले से ही बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लेती हैं, जो बॉडी होगी वो पहले से ही जब बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लेगी तो इसलिए वहाँ पे जो फीवर होगा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जो बोरेलिया होगा वो अपना कह सकते जो एंटीजन होगा उसको चेंज कर देगा। तो इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। जब इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो हमारी इम्यूनिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसी कारण से जो इम्यून सिस्टम वहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता तो बैक्टीरिया जो होगा फिर से वहाँ पे इंक्रीज होने लगेगा और फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइकिल बार बार वहाँ पे चलती रहती है। इसी कारण से जो डिजीज़ है इसको क्या कहते हैं, रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लिया किसी के बॉडी में बोरेलिया इंटीग्रेटेड हो गई। ठीक है, तो जब इंटीग्रेट हो जाएगी बॉडी के अंदर एंटर करेगी तो वहाँ जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम वहाँ पे वीक हो जाएगा, कह सकते हैं हम, एंटीबॉडी का फार्मेशन करने लगेगा। ठीक है, जब एंटीबॉडी का फार्मेशन करने लगेगा तो जो फीवर होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फीवर रिड्यूस हो जाएगा तो वहाँ पे जो बोरेलिया रहेगा, फीवर कम होगा तो बोरेलिया के जो एंटीजेंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे, वहाँ पे एंटीजेनिक वेरिएशन होगा। ठीक है, अब जब एंटीजेंस को चेंज कर देगा, एंटीजेनिक वेरिएशन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे न्यू एंटीजन का फॉर्मेशन होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, न्यू एंटीजन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे एक नई वेरिएंट कह सकते हैं मल्टीप्लाई करेगी वहाँ पे, और स्पाइरोकीटेमिया जिसको कहते हैं, और फीवर वहाँ पे फिर से वहाँ पे फीवर आ जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं। 10 एंटीजेनिक वेरिएशन इन बोरेलिया इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैप्सेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलैप्सिंग फीवर इन द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो जो एंटीजेनिक वेरिएशन होगा वही एक मेन कारण रहता है जिसके कारण वहाँ पे रिलैप्सिंग फीवर काज होता है। रिलैप्सिंग फीवर का मतलब हो गया बार बार वहाँ पे फीवर आता है। ठीक है, जबकि कह सकते हैं जो बोरेलिया का एंटीजन होगा वो क्या होगा, वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो पूरी तरह से वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन जो एंटीजन्स वहाँ पे कंटिन्यू चेंज होते रहेंगे, चेंज होने के कारण क्या होगा, वहाँ पे जो इम्यून सिस्टम होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा और वहाँ पे नई एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा। अब जब न्यू एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगेगा तो वहाँ पे जो बोरेलिया होगा वो मल्टीप्लाई करता रहेगा और वहाँ पे जो पेशेंट होगा उसको बार बार फीवर आता रहेगा। तो ये कंडीशन थी। ठीक है, तो इसीलिए जो एंटीजेनिक वेरिएशन है ये क्या रहता है, रिलैप्सिंग फीवर का हॉलमार्क कह सकते हैं, साइन रहता है। ठीक है, जो कि बोरेलिया काज करता है। ठीक है, तो रिलैप्सिंग फीवर का कारण क्या होता है, किस कारण होती है कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया जब इंटर करेगा हमारी बॉडी के अंदर तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा उसके एक्टिव हो जाएगा और उसके अगेंस्ट वहाँ पे एंटीबॉडीज़ का फार्मेशन करने लगेगा। जब एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो क्या होगा, फीवर रिड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है एंटीजेनिक वेरिएशन की प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, जो बोरेलिया होगा वो एंटीजन को चेंज कर देता है। जब चेंज कर देगा तो वहाँ पे न्यू वेरिएंट वहाँ पे क्या होगा, फार्मेशन हो जाएगा और न्यू वेरिएंट वहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगेगा। अब जब न्यू वेरिएंट बन गया वहाँ पे जो
तो उसके वजह से क्या होगा, हमारा जो स्पाइरोकीटेमिया काज करेगा वहाँ पे, और वहाँ पे फीवर फिर से आ जाता है। तो ये एंटीजेनिक अलग अलग प्रॉपर्टी रहती हैं जिनके कारण क्या होगा, वहाँ पे फीवर काज होता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे डिजीज़ काज होती है। ठीक है, तो ये था एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस क्या होता है। ओके क्लास, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।